हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस मैराथन क्लास में हम इलेक्ट्रिकल मशीन 2 का चैप्टर 1 चैप्टर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे और उसका सोल्यूशन भी देखेंगे। हम पहले और दूसरे चैप्टर में देख लेते हैं, क्योंकि पहला और दूसरा चैप्टर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर होता क्या है, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही बेसिक सा क्वेश्चन यही एग्जाम में आ सकता है और नहीं भी आता है, लेकिन तो भी आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता क्या है? ऐसा मोटर जो 3 फेज एसी सप्लाई से कार्य करता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, उसे 3 फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। मतलब कि ऐसा मोटर जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसे 3 फेज इंडक्शन मोटर कहा जाता है। यह मोटर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली मोटर है। ये इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए इसे इंडक्शन मोटर कहा जाता है। इसे किसी भी स्टार्टिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। यह मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल बेसिक सी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होता है ये 3 फेज सप्लाई से चलता है। इसमें स्टार्टर की आवश्यकता, स्टार्टिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। और 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वह इंडक्शन, यहाँ पर वर्ड ही लिखा गया इंडक्शन, तो ये इंडक्शन सिद्धांत पर काम करता है और यह इलेक्ट्रिक एनर्जी लेकर मैकेनिकल एनर्जी को प्रोवाइड करता है। देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर के जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो यही पूछेगा 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन बताइए और इसका वर्किंग बताइए। तो कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन जो होता है, इसमें देखिए स्टेटर क्या होता है। देखिए, मोटर के अंदर का वह पार्ट जो मोटर के चलने पर भी नहीं घूमता है उसको हम स्टेटर कहते हैं। स्टेटर जो है सिलिकॉन की गोल पत्तियों को कंबाइन करके बनाया जाता है। ऐसे करके गोल पत्तियां होती हैं, कई पत्तियों को कंबाइन करके स्टेटर को बनाया जाता है। और सिलिकॉन को क्यों बनाया जाता है? ताकि भंवर धारा को कम किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए, भंवर धारा को कम करने के लिए पत्तियों पर वर्निश किया जाता है और सभी पत्तियों को एक साथ पंच करके संगठित कर दिया जाता है तथा इन्हें मोटर फ्रेम से कस दिया जाता है। स्टेटर कोर में फेज वाइंडिंग के लिए अंदर की परिधि पर खांचे बने रहते हैं जिनमें वाइंडिंग को लगाया जाता है। स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग होती है जिसे 3 फेज सप्लाई प्रदान की जाती है। अब इसके बाद जब आपको कंस्ट्रक्शन लिखने को आएगा तो आप जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसके कुछ पार्ट के बारे में लिख देंगे। तो हमने स्टेटर के बारे में बता दिया। अब रोटर देखिए, रोटर क्या होता है? मोटर के अंदर का वह भाग जो मोटर के चलने पर स्टेटर के अंदर घूमता है, रोटर कहलाता है। रोटर जो होता है प्रेरण मोटर का रोटेटिंग पार्ट है, जो रोटर शाफ्ट के माध्यम से मैकेनिकल लोड से जुड़ा हुआ होता है। रोटर जो होता है बेलनाकार होता है। रोटर का किसी सप्लाई सोर्स से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। रोटर भी लैमिनेटेड कोर का बना होता है। कहने का मतलब स्टेटर जो होता है वो स्थैतिक पार्ट होता है। जब मशीन आपका मूव करता है तो स्टेटर नहीं घूमता है, लेकिन जो रोटर होता है यह रोटेटिंग पार्ट होता है। और रोटेटिंग पार्ट जो है, जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, ये रोटर है। तो हमको इससे जो भी काम करना होगा तो हम रोटर से ही क्या करेंगे, अपना लोड, मतलब जो काम करना होता है लोड को रोटर से कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए दिया गया है, हम सप्लाई किसे देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 3 फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई स्टेटर को देते हैं, रोटर को, तो आपको बताना स्टेटर में सप्लाई दिया जाता है, न कि रोटर में। रोटर का किसी सप्लाई सोर्स से कोई भी संबंध नहीं होता है और रोटर जो होता है वह भी लैमिनेटेड कोर का बना होता है। तो चित्र में आपको ये बना देना है। अगर थोड़ा भी लिखेंगे रोटर के बारे में और चित्र बना देंगे तो आपको एग्जाम में पूरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये शाफ्ट है, ये कंडक्टर है, ये एंडिंग है और ये बेरिंग है और ये तिरछे यहाँ पर स्लॉट लगे हैं। इसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन में आपको देखना है स्टेटर फ्रेम। तो स्टेटर फ्रेम क्या होता है? यह इंडक्शन मोटर का बाहरी पार्ट होता है जिसमें रोटर को फिक्स किया जाता है। यह मोटर के अंदर के भागों की सुरक्षा करता है। इसका मुख्य कार्य स्टेटर और फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट करना होता है। यह मजबूत और कठोर होता है। स्टेटर फ्रेम को फेविक्विक स्टील से बनाया जाता है। कहने का मतलब जो जैसे आपका स्टेटर ये है तो इसको एक फ्रेम में रखा जाता है ताकि इसको बाहरी सुरक्षा, तो जो मतलब जो स्टेटर का पार्ट है उसका सुरक्षा हो सके, इसलिए इसको एक स्टेटर फ्रेम में रखा जाता है। अब देखिए, आपको कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा लिख के इसके बाद आपको इसका कार्य सिद्धांत समझाना है। कार्य सिद्धांत मेन है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के कार्य सिद्धांत की बात करें तो देखिए, जब स्टेटर वाइंडिंग को, जो यहाँ पर स्टेटर की वाइंडिंग होती है, जब स्टेटर वाइंडिंग को हम 3 फेज सप्लाई से संयोजित करते हैं तो स्टेटर वाइंडिंग से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अनुसार जब किसी बंद परिपथ में, यहाँ पर आपको फैराडे रूल लिख देना है, फैराडे के इंडक्शन सिद्धांत प्रकार, जिसके अनुसार जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा बहती है। यही घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है और इसी पर इंडक्शन मोटर कार्य करता है। फिर देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बस आपको इतना ही लिख देना है इसके वर्किंग प्रिंसिपल। इसके बाद के जो टॉपिक हैं जैसे कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, तो ये सब टॉपिक जो है उसी से मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर पूरा बताएंगे तो मशीन जो टॉप 2 जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसी वीडियो में ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट है वही आपको हम बता दे रहे हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायरल केज मोटर का कंस्ट्रक्शन देखना है, वर्किंग देखना है, फिर स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसके बारे में भी जानना है।
फिर देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत। तो जितने भी मोटर यहाँ पर दिए गए, 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो इन सब का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, ये तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर का जो पावर फ्लो डायग्राम होता है उसको। तो ये पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था कि इंडक्शन मोटर का पावर फ्लो डायग्राम बताइए कि मतलब यह किस प्रकार से पावर को लेता है और आउटपुट प्रोवाइड करता है। देखिए इंडक्शन मोटर के पावर फ्लो डायग्राम से यह पता चलता है कि मोटर को दिया गया इनपुट किन हानियों से होकर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि रोटर जो है पूरे इनपुट को आउटपुट में नहीं बदल पाता है, क्योंकि कई प्रकार के लॉस भी होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर फ्लो डायग्राम हमने बनाया है, इसमें आप समझ सकते हैं, समझा भी देते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम मोटर को इनपुट देते हैं तो कुछ पहले स्टेटर में आता है, तो स्टेटर में जो होता है कॉपर या आयरन लॉस होता है। फिर इसके बाद वही इनपुट क्या होता है, रोटर को दिया जाता है, मतलब कि तो मोटर को इनपुट देंगे तो स्टेटर में कॉपर और आयरन लॉस होगा, और रोटर को जब देंगे तो रोटर कॉपर लॉस होगा और मैकेनिकल पावर लॉस होगा। मैकेनिकल पावर लॉस में क्या क्या होता है, विंडेज लॉस होता है, फ्रिक्शन लॉस होता है, तब जाके आउटपुट मिलता है। तो पावर फ्लो डायग्राम से हमको ये समझने को मिलता है कि जैसे कि हम मोटर को जो इनपुट देते हैं उतना आउटपुट हमको नहीं मिलता है, बीच रास्ते में या कहीं बीच में कुछ लॉसेस हो जाते हैं, तो वही डायग्राम को यहाँ पर दिखाना है। फिर देखिए यहाँ पर हमने एक्सप्लेन भी किया है। देखिए इंडक्शन मोटर में जो स्टेटर होता है, स्टेटर में क्या होता है, वाइंडिंग होता है, इससे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और यह वाइंडिंग भी 3 फेज की होती है। यह वाइंडिंग कॉपर की बनी होती है, इसके अंदर कॉपर लॉस होता है और 3 से 5% होता है, ठीक है। कॉपर लॉस 3I² होगा, क्योंकि 3 फेज है। स्टेटर की वाइंडिंग जहाँ भी लगी होती है उसे स्टेटर कोर कहते हैं, और स्टेटर कोर में आयरन लॉस जो होता है वो 2.5% होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3% या 5% जो लॉसेस हैं वही क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं, तो इसीलिए जो इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं वो हमको आउटपुट में नहीं मिलता है। इसके बाद यहाँ देखिए रोटर में भी वाइंडिंग होता है, इसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, और ये वाइंडिंग भी कॉपर की बनी होती है, इसमें कॉपर लॉस कम होगा। 3 × I²R ये 3 से 5% होता है, 3.5% होता है। तो रोटर कोर पर रोटर की वाइंडिंग की जाती है। रोटर कोर के अंदर आयरन लॉस होता है। आयरन लॉस 2 प्रकार के होते हैं, एडी करंट लॉस, प्रोपोर्शनल फ्रैक्शन लॉस, और दूसरा होता है आपका हिस्टैरिसीस लॉस, प्रोपोर्शनल फ्रैक्शन लॉस। तो यहाँ पर आप देखिए एग्जाम में आपको यही डायग्राम बना सकते हैं आप लोग, बहुत ही सही डायग्राम ये बना है। यहाँ पर इसको बना देंगे पूरा नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए अगर इनपुट यहाँ पर समझाने के लिए इनपुट 100 वाट देते हैं तो स्टेटर में आएगा, स्टेटर में मान ली 2% लॉस हो गया, स्टेटर कॉपर लॉस 3% हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, कितना बचा, 2 3 5 निकल गए, मान ली 6 निकल गया, 6 में से कितना बचा, 100 में से 6 94 बचा। 94 वाट किसने मिलेगा, रोटर को मिलेगा। तो रोटर में भी क्या होगा, विभिन्न प्रकार के लॉस होंगे, विंडेज लॉस होगा, फ्रैक्शन लॉस होगा, 2% होगा, तो ये कितना हो गया, 88.5 हुआ। तो कहने का मतलब जो 88.5 यहाँ पर है उसके अलावा भी कई लॉस होते हैं, फ्रैक्शन लॉस हो गया, आयरन लॉस हो गया, रोटर फ्रीक्वेंसी लॉस, तो कुल मिलाकर हमको कितना मिला यहाँ पर 85 मिला। तो कहने का मतलब यहाँ पर इनपुट हमने मोटर को 100 दिया था, लेकिन हमको आउटपुट कितना मिला, 85 मिला। तो इसी को बोला जाता है पावर फ्लो डायग्राम। किस प्रकार से पावर को मतलब कि बदल जाता है, जितना इनपुट हम देते हैं उतना आउटपुट हमको नहीं प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि स्टेटर और रोटर में लॉसेस होते हैं और इसके अलावा भी कई प्रकार के लॉस होते हैं। अब देखिए अगर आप लोगों को ये फिगर सरल लगता है आप लोग इसको भी एग्जाम में बना सकते हैं। पावर फ्लो डायग्राम यही डायग्राम बनाना है, जितना ये बनाए हैं हम। इसके बाद आपको एग्जाम में पावर फ्लो डायग्राम कैसे मतलब कि कम हो जाता है वही लिखना है। इलेक्ट्रिकल इनपुट देख रहे हैं, 3 वायर 3 फेज सप्लाई यहाँ से देंगे, स्टेटर में आएगा, स्टेटर में स्टेटर लॉस होगा, ठीक है। फिर इसके बाद रोटर को आएगा, रोटर लॉस होगा। फिर रोटर लॉस में क्या होगा, विभिन्न प्रकार के लॉस होंगे, तब जाके हमको मैकेनिकल लॉस होगा। इसके बाद हमको यहाँ पर सॉफ्ट पावर मिलेगा, मतलब कि आउटपुट मिलेगा। इसके बाद देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर का टार्क समीकरण, ये भी आप लोग तैयार करके जाइए। 3 फेज इंडक्शन मोटर का टार्क समीकरण आ जाता है एग्जाम में। देखिए ये होता है टाउ इक्वल के E2I2 cos φ2। तो ये PDF जो है हम टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर सेंड कर दिए हैं। बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में लिखा गया, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किए हैं, टेलीग्राम पर नहीं, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सब कुछ हम सेंड कर दिए हैं। देखिए टार्क को निर्धारित करने वाले कारक, इसमें देखिए टाइम बहुत कम है। देखो ये देखिए ये वाला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टार्क स्लिप कर्व। टार्क स्लिप कर्व जो है ये भी एग्जाम में आ सकता है, टॉर्क स्लिप कर्व। इसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताया था, उसमें ये था, 1 मिनट बताते हैं। हाँ, टॉर्क स्लिप कर्व में जो होता है स्टेबल जोन और अनस्टेबल जोन। यहाँ पर देखिए आपको बोल देगा एग्जाम में कि टार्क स्लिप कर्व बनाइए और इसमें स्टेबल जोन और अनस्टेबल जोन क्या होता है उसके बारे में डिटेल में समझाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये टार्क स्लिप कर्व होता है,
इसमें देखिए ये स्टेबल जोन है आपका, ये अनस्टेबल जोन है, तो इसमें आपको सब कुछ समझाना होगा डिटेल में। इसको थोड़ा सा बता देते हैं। एस इक्वल जब 0 होता है, एस इक्वल 0 से एस इक्वल एस एम तक जो होता है स्टेबल जोन होता है, और एस इक्वल एस एम से लेके जब एस इक्वल 1 होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये अनस्टेबल जोन होता है। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा टॉपिक है जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इसी अपने जो नोट्स बनाए हैं इसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज किए हैं, तो इसी में आपको आंसर मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इससे देख के पढ़ लीजिएगा। बाकी जो यहाँ पर हमको लग रहा है कि ये बता दें, तो वहाँ पर आपको हम इसको बता दे रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़ स्टार्टर है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग क्या होता है इसके बारे में। इसमें 3 स्टार्टर होते हैं। देखिए यहाँ पर 3 स्टार्टर होते हैं जो कि यहाँ पर बताए हैं 3 स्टार्टर। इसमें तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। पिछली बार जो था वो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर आया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वपरिमित्र स्टार्टर। तो आप लोग इस प्रकार से जब हिंदी में दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इंग्लिश वाला पे देखें, इंग्लिश जो लैंग्वेज कन्वर्ट किया रहता है उसको देख के क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए जो स्टार्टर है वो 3 होते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन मतलब DOL स्टार्टर, और स्टार डेल्टा स्टार्टर, और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो तीनों को आपको तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी हमने आपको ये बताया है। ये तीनों का फिगर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये जो है आपका DOL स्टार्टर है, ये 6 सेमेस्टर में भी है, ये DOL स्टार्टर है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर है। एक बार स्टार में रहता है, फिर ये डेल्टा में हो जाता है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑटो ट्रांस, बिल्कुल ईजी, जो डायग्राम है बिल्कुल ईजी है, आप लोग देख लीजिए। ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर को कम, इंडक्शन मोटर का जो होता है पावर फैक्टर कम होने का क्या कारण होता है, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमने जो इंपॉर्टेंट बताया था, इसमें ये बताया था कि टेस्टिंग ऑफ 3 फेज मोटर। तो मतलब 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होता है उसकी टेस्टिंग के लिए हम कौन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नो लोड टेस्ट हो गया, नो लोड टेस्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए ब्लॉक रोटर टेस्ट हो गया। तो 3 टाइप के होते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। तो स्पीड कंट्रोल मतलब कि जो इंडक्शन मोटर होता है उसके स्पीड के कंट्रोल के लिए कौन कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए इतने मेथड है, इन सभी मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि हो गया आपका फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड, पोल चेंजिंग मेथड, बाई चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, रोटर EMF कंट्रोल, और कैस्केड कंट्रोल मेथड। यहाँ पर 1 2 या 3 से मेथड जो है आपको तैयार कर लेना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए बाकी इस PDF को अपने हम टेलीग्राम पर सेंड कर दे रहे हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल किसी का लिंक नहीं ओपन होता है, तो उसके लिए क्या करें, आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर सर्च करें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट स्पेस करके, इलेक्ट्रिकल स्पेस डिपार्टमेंट करके आप अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, और वहाँ पर PDF हम अपलोड कर दे रहे हैं। पूरा देखिए, पूरा जितना पहला चैप्टर जो है, पहले चैप्टर में जितना भी टॉपिक है सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से बताए हैं और इसमें लिखे भी हैं। देखिए कभी कभी देखिए एग्जाम में जैसे इस बार पूछा गया था कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में आप लोग डिफरेंस बताइए, तो आप लोग तैयार नहीं किए होंगे, क्योंकि जो आप PLC माइक्रो कंट्रोलर एंड SCADA जो सब्जेक्ट है उसमें माइक्रो प्रोसेसर दिया ही नहीं है, तो माइक्रो कंट्रोल और माइक्रो प्रोसेसर में लेकिन डिफरेंस पूछ लिया। इसी प्रकार से इसमें भी ऐसे पूछ सकता है। जैसे देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया है कि डिफरेंस बिटवीन स्क्विरल केज एंड बाउंड रोटर। तो स्क्वायर केज रोटर जो होता है, जो बाउंड रोटर होता है, उसमें क्या अंतर होता है, तो यहाँ पर अंतर हमने नोट कर लिया है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा फंसाने के लिए या कठिन करने के लिए आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बाकी अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरे चैप्टर में जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में भी बता देते हैं। बाकी इसका PDF भेज देंगे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपका दूसरा चैप्टर है सिंगल फेज इंडक्शन, सिंगल फेज मोटर जो है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए तो सिंगल फेज मोटर में सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि सिंगल फेज मोटर होता क्या है। इसके बाद इसका एक मेन टॉपिक होता है, वो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में आप जाने जाएंगे। इसमें एक होता है डबल रिवॉल्विंग थियरी,
उस डबल रिवॉल्विंग थ्योरम को आपको अच्छे से समझना होगा। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए आप लोग यहाँ पर, इसमें देखिए डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी दिया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जाता है कि डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या है, इसके बारे में बताना होता है। तो जो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इसमें भी 7 से 8 मोटर दिए गए हैं, उन सभी के बारे में समझना। देखिए सभी का जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे ये अगर ये स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, बाकी जो भी जैसे रेजिस्टेंस हो गया और कैपेसिटर हो गया तो ये सब ज़्यादातर सेम ही है। तो बस आप लोग अगर थोड़ा सा पहले पढ़े होंगे थोड़ा समझना होगा, और बाकी यहाँ पर जो हम लिखे हैं बहुत ही क्लियर लिखे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, तो आपको स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में यहाँ पर पढ़ के जाना होगा। देखिए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बाद है आपका, फिर देखिए यहाँ पर है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, इसके बाद देखिए कैपेसिटर, इसी में एक और है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। सबका फिगर देखिए यहाँ पर, इसका फिगर आप लोग देख लीजिए, फिर इसके पहले जो फिगर है उसको देख लीजिए, फिगर बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो जो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उसमें आपको तीन मोटर पढ़ने को दिए हैं। साइडेड पोल इंडक्शन मोटर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइडेड पोल इंडक्शन मोटर, इसमें एक और है यूनिवर्सल मोटर, वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए साइडेड पोल इंडक्शन मोटर, फिर एसी सीरीज मोटर, एसी सीरीज मोटर के बाद यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर, ये तीन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही तीन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसके बाद आपका ये भी पहला चैप्टर भी क्या है, समाप्त हो जाएगा। दूसरा चैप्टर जो है इसमें फिर लास्ट में 2-3 मोटर बताएं, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं लास्ट चैप्टर जो है आपका सिंक्रोनस मशीन या सिंक्रोनस मोटर है, उसमें देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए सिंक्रोनस मशीन जो है इसके बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो टफ क्वेश्चन जब नहीं आता है तब यही पूछ लेता है इस सिंक्रोनस मशीन क्या है, इसका कार्य सिद्धांत बताइए, इसका संरचना। तो सिंक्रोनस मशीन के बारे में आपको पढ़ लेना है, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने लिखा है। सिंक्रोनस मशीन के बाद देखिए यहाँ पर, हाँ इसके बाद देखिए यहाँ पर है ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इसके बाद है कम्यूटेशन इन सिंक्रोनस मशीन, ये भी नहीं पूछता है एग्जाम में अक्सर। हाँ ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जनरेशन ऑफ 3 फेज ईएमएफ इन सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर में 3 फेज ईएमएफ कैसे जनरेट होता है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पर देखिए आर्मेचर वाइंडिंग करके है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग के बाद एक क्वेश्चन बनता है, वो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये देखिए यही टॉपिक है, ये उस बार आया था, काफ़ी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, लेकिन उस बार पूछ लिया था। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा, कॉइल स्पैन फैक्टर, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दें। बाकी आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि हम केवल क्वेश्चन ही बता रहे हैं, आंसर आपको नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि टाइम कम है। तो आप लोग बस देख लीजिए इसको, इसमें और एक दो चीज़ें बता रहे हैं, एक होता है इसमें हंटिंग करके है, ठीक है, एक हंटिंग करके है और एक वी कर्व है, फिर एक कंडीशनर करके है एक टॉपिक, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका पीडीएफ और ये पीडीएफ दोनों हम टेलीग्राम पर भेज दे रहे हैं, आप लोग अपनी तैयारी करिए, क्योंकि यहाँ पर टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो भी बताना था आपको हमने यहाँ पर बता दिया है। बाकी कोई भी क्वेश्चन आप लोग कम से कम 1.5 पेज का आंसर जरूर लिखें, क्योंकि मशीन टॉपिक है, मशीन सब्जेक्ट है आपका, इसमें काफ़ी ज़्यादा पन्ने भरेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। क्योंकि मशीन जैसे आ गया 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में लिखना है, तो आप 5 से 6 लाइन लिख देंगे तो आपको केवल 1 या 2 नंबर मिलेगा, लेकिन 1 से 1.5 पन्ने लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर भेज दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लीनियर इंडक्शन मोटर होता क्या है। तो जहाँ पर जो कंटेंट हम आपको दिखाए हैं ये बिल्कुल बुक से अलग लिखा गया है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए, अगर आप समझ जाएंगे तो लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए जो आपका लीनियर इंडक्शन मोटर होता है, यह मोटर भी इंडक्शन मोटर की तरह होता है, लेकिन इसमें घूर्णी गति न होकर रैखिक गति होता है। कहने का मतलब जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर देखे होंगे आप, उसमें क्या था, जो उसका मोशन था मतलब गति था, वो क्या था, घूर्णी गति था। लेकिन जो आपका यहाँ पर लीनियर इंडक्शन मोटर, नाम से ही पता चल रहा है कि लीनियर है, तो उसकी गति जो होती है वो लीनियर ही होती है, मतलब लीनियर होता है, इस प्रकार से इसकी गति होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर इंडक्शन मोटर।
सबसे पहला चीज़ ये समझ में आ गया होगा कि रैखिक प्रेरण मोटर है तो उसकी गति जो होती है वो रैखिक होती है, जबकि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसकी गति जो होती है वो क्या होती है, घूर्णी गति होती है। अब देखिए यह मोटर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। ये एक प्रकार का मोटर है तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को इनपुट के रूप में लेता है और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में देता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है इस मोटर का आउटपुट जो होता है लीनियर मोशन में होता है, अर्थात इस मोटर का रोटर जो होता है कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट की बात करें तो आप लोग कन्वेयर बेल्ट देखे होंगे, कुछ इस प्रकार से होता है। कन्वेयर बेल्ट ऐसे चलता है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट वगैरह, जैसे एक प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रोडक्ट रखा गया है और उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ तक पहुँचाना है तो हम कन्वेयर बेल्ट का उपयोग करते हैं। ये कन्वेयर बेल्ट की सहायता से हम यहाँ से यहाँ तक उस प्रोडक्ट को पहुँचा सकते हैं। तो यह प्रकार का स्पेशल कार्य हुआ, मतलब कि जैसे कंपनी वगैरह में जब कई सामान बनते हैं तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम ले जाने के लिए कन्वेयर बेल्ट का उपयोग करते हैं। तो कन्वेयर बेल्ट जो है उस प्रोडक्ट को उस स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो यहाँ पर इसकी गति कैसी है, यहाँ पर गति जो होती है वो लीनियरी गति होती है। तो इस मोटर का जो आउटपुट होता है वो लीनियर मोशन में होता है, अर्थात इस मोटर का रोटर जो होता है कन्वेयर बेल्ट की तरह घूमता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर इंडक्शन मोटर क्या होता है। लीनियर इंडक्शन मोटर जो होता है एक इंडक्शन मोटर ही होता है, इसमें लेकिन जो इसकी गति होती है घूर्णी गति न होकर रैखिक गति होती है, और यह भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनपुट के रूप में लेता है और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट के रूप में देता है। लेकिन जो मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट के रूप में देता है उसका मोशन जो होता है वो लीनियर होता है। अब हम देखेंगे लीनियर इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो जो आपका लीनियर इंडक्शन मोटर होता है वह उसका कंस्ट्रक्शन मतलब कि संरचना जो होता है वह भी इंडक्शन मोटर के जैसा होता है, लेकिन यह क्या होता है, थोड़ा उससे अलग होता है। अब लीनियर इंडक्शन जो आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़े होंगे उस प्रकार से इसका संरचना तो होता है उसी के जैसे, लेकिन उससे अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो गति होता है वो घूर्णी गति होता है, इसका जो गति होता है वो लीनियर होता है। तो इस मोटर के 3 मुख्य पार्ट होते हैं, कौन कौन से, स्टेटर, रोटर और वाइंडिंग। अब पहला जो है स्टेटर क्या है। स्टेटर जो होता है लीनियर इंडक्शन मोटर का स्टेशनरी पार्ट होता है। स्टेटर मतलब आप समझ रहे होंगे, पहले चैप्टर में पढ़ा होगा स्टेटर क्या होता है। स्टेटर क्या होता है, जो रोटर के साथ नहीं घूमता है उसे स्टेटर बोलते हैं। तो स्टेटर जो होता है इंडक्शन मोटर का, लीनियर जो इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टेशनरी पार्ट होता है। मतलब यह पार्ट तब घूमता या फिर यह पार्ट भी उसी तरह का मूवमेंट पैदा नहीं करता है। कहने मतलब जो स्टेटर जो होता है वो किसी प्रकार का मूवमेंट पैदा नहीं करता है और घूमता नहीं है। अब देखिए इसमें स्टेटर को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेटर को बनाने के लिए CRGO का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेटर को लैमिनेशन की मदद से बनाया जाता है ताकि होने वाले लॉस को कम किया जा सके। ये बिल्कुल बेसिक बात है। जब भी आप लोगों को एग्जाम में स्टेटर के बारे में लिखने को आए तो आप ये चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं कि स्टेटर को किस चीज़ से बनाया जाता है। CRGO का इस्तेमाल किया जाता है और लॉसेस को कम करने के लिए हम इसको लैमिनेशन की मदद से बनाते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है रोटर जो होता है, रोटर प्लेट जो होता है लीनियर मोशन में घूमती है। अब मोटर कैसा है आपका, लीनियर इंडक्शन मोटर है तो मोटर जो इसका रोटर जो होगा वो रोटेट जो करेगा वो लीनियर मोशन में रोटेट करेगा। और इस प्लेट को बनाने के लिए कॉपर एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इस मोटर के रोटर प्लेट को डायरेक्टली लोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यही खास बात है इस मोटर का। अब इसका मतलब क्या है कि इस मोटर के रोटर को डायरेक्टली लोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जब आप लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, वर्क लेने के लिए हम इंडक्शन मोटर के साथ साथ मतलब कि शाफ्ट वगैरह लगाते हैं, उसके बाद उसको किसी चीज़ से जोड़ते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपको पानी वाला जो वो होता है मोटर होता है उसको चलाने के लिए उससे कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका जो मतलब कि रोटर प्लेट होता है इसको हम डायरेक्टली लोड की तरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब उसी पर क्या करते हैं, सब कुछ कार्य उसी जो रोटर होता है उसी पर सब कुछ कार्य हो जाता है। और यही इस मोटर का क्या है, खास बात है। अब देखिए इस मोटर के स्टेटर पर जो होती है 2 वाइंडिंग की जाती है। जो स्टेटर होता है, स्टेटर से कुछ इस प्रकार से इसका स्टेटर होता है। स्टेटर जो होता है इस पर 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। एक होती है सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग, और रोटर पर किसी भी तरह की वाइंडिंग नहीं होती है। मतलब जो आपका स्टेटर जो होता है उस पर 2 वाइंडिंग की जाती है, एक सिंगल लेयर वाइंडिंग, एक डबल लेयर वाइंडिंग। और रोटर जो होता है इस पर किसी प्रकार की वाइंडिंग नहीं की जाती है। अब आगे चित्र में देखते हैं कि स्टेटर और रोटर दिखता किस प्रकार से है और वाइंडिंग किस प्रकार से की जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको चित्र में लीनियर इंडक्शन मोटर दिखाया गया है, हमने आपको पहले बता दी इसमें जो वाइंडिंग होती है वो सिंगल लेयर वाइंडिंग होती है और डबल लेयर वाइंडिंग होती है। तो ये चित्र में आपको दिख रहा है इमेज, ये सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर है। ठीक है, ये जो आपको मोटर दिख रहा है सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर है। ये इसका जो है देखा जो सिंगल साइडेड है तो इसमें जो देखिए आपका ये प्राइमरी है और ये क्या है आपका, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी पे 3 फेज वाइंडिंग की गई है और जो सेकेंडरी है उस पर कोई वाइंडिंग नहीं की गई है, जबकि यहाँ पर एल्युमिनियम का कंडक्टर लगाया गया है। अब देखिए इसके वर्किंग की बात करते हैं। देखिए वर्किंग देख लेते हैं कि जब हम मोटर के स्टेटर को सप्लाई से जोड़ते हैं, ये वाला पार्ट आपका क्या है, स्टेटर है। ठीक है, इसमें जो वाला पार्ट है स्टेटर है। जब हम मोटर के स्टेटर को क्या करते हैं, सप्लाई से जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये आपका ये स्टेटर हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट मान लीजिए स्टेटर हो गया।
जब हम मोटर के स्टेटर को सप्लाई से जोड़ते हैं तब वाइंडिंग में करंट बहना चालू होता है और उसके कारण स्टेटर के चारों ओर ट्रेवलिंग फ्लक्स जनरेट होता है और रोटर की स्टेटर की जितनी लंबाई होती है उतने तक ही वो फ्लक्स ट्रेवल होते हैं। कहने मतलब अगर आप जो आपका स्टेटर है, अगर स्टेटर इतना लंबा है तो इसमें ट्रेवलिंग फ्लक्स जनरेट होगा जब हम इसमें क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। और ये ट्रेवलिंग फ्लक्स जो जनरेट होगा यह उतना जनरेट होगा जितना बड़ा आपका क्या होगा, जैसे आपका जितना बड़ा आपका स्टेटर होगा। कहने जैसे आपका रेलवे की जैसे मेट्रो की जो लाइन देखते हैं वो उसको आप स्टेटर की तरह मान लीजिए, और जितना लंबा होगा उतना लंबा क्या होगा, उतने ही लंबे में क्या होगा, आपका ट्रेवलिंग फ्लक्स जनरेट होगा। अब इसमें देखिए कह रहा है कि उतने तक ही फ्लक्स ट्रेवल होते हैं, बाद में वह फ्लक्स जो होते हैं रोटर से कट होते हैं। जब स्टेटर में जो फ्लक्स जनरेट होते हैं वो जब रोटर से कट होते हैं तो रोटर में भी क्या होता है, करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड हो जाता है, मतलब प्रेरित हो जाता है और करंट जो होता है बहने लगता है। ट्रेवलिंग फ्लक्स और रोटर में से बहने वाले करंट के कारण लीनियर फोर्स उत्पन्न होता है। कहने मतलब अगर ये रोटर स्टेटर है और यहाँ से क्या ये रोटर है, रोटर भी क्या करेगा, लीनियरी मोशन में होगा। तो जब इसके जो फ्लक्स यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, जब रोटर को क्या करता है, रोटर को कुछ इस प्रकार से कट करता है, जैसे आप ट्रेन समझ लीजिए, ये मेट्रो समझ लीजिए जो जाती है, उस प्रकार से जब इसके फ्लक्स को कट करता है तब जो होता है, तो क्या होता है, लीनियरी फोर्स उत्पन्न होता है। मतलब ये तो स्टेटर वाला पार्ट ये यहीं पर रहेगा, ये वाला क्या होगा, आगे जाएगा कुछ इस प्रकार से। ट्रेवलिंग फ्लक्स का मतलब यहाँ पर यही है और ये रोटर को फोर्स करता है कि लीनियर मूव करे। कहने मतलब फिर समझा देते हैं, ये आपका स्टेटर हो गया और ये आपका मान लीजिए ये रोटर हो गया। अब स्टेटर में क्या सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर फ्लक्स जनरेट होती है, कुछ फ्लक्स जनरेट, और ये जो फ्लक्स जो होती है रोटर से जब कट करती है तब यह इसको मतलब कि फोर्स करती है कि यह आगे की तरफ जाए, रोटर को फोर्स करता है मूव करने के लिए। और ये क्या करता है, रोटर जो आपका होता है लीनियरी मोशन में मूव करना क्या होता है, स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ इमेज में आप लोग देख रहे होंगे, ये जो चित्र है आपका, ये है आपका डबल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर का। यहाँ पर देखिए इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग की गई है, ये दोनों प्राइमरी है और ये बीच वाला क्या है, सेकेंडरी है। तो प्राइमरी है और ये बीच वाला क्या है, सेकेंडरी है आपका। ये जो इमेज में दिखाया गया है डबल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर होता है, जो आपको यहाँ पर हमने चित्र दिखाया, ये चित्र ध्यान से देख लीजिए। ये सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर का चित्र है। सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर में क्या होता है, देखिए सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर में सिर्फ एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी का इस्तेमाल होता है, अर्थात सिर्फ एक रोटर होता है, एक रोटर प्लेट होता है और एक स्टेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी दक्षता कम और स्टार्टिंग टार्क भी कम होती है। हमने आपको भी दिखाया जो सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर था कुछ इस प्रकार से था, कुछ इस प्रकार से था। और देखिए यहाँ पर जो दूसरा है डबल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर है, उसमें दो प्राइमरी और एक सेकेंडरी होता है, अर्थात दो स्टेटर होता है और एक रोटर प्लेट होता है। कहने मतलब कि दो स्टेटर होता है और एक रोटर प्लेट होता है। तो जाहिर सी बात है इसकी दक्षता जो होगी वो कुछ ज़्यादा होगी, कुछ इस प्रकार से होता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार से मतलब कि किस प्रकार से लीनियर इंडक्शन मोटर होता है, इसका कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग समझ में आ गया हो तो किस प्रकार यह ट्रेवलिंग फ्लक्स जनरेट करता है और रोटर को मूव करने के लिए फोर्स करता है। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो आपका लीनियर इंडक्शन मोटर होता है, कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता है कि लीनियर इंडक्शन मोटर के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो एप्लीकेशंस को याद करना बहुत ज़रूरी है। जब आप लीनियर इंडक्शन मोटर को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको पता हो जाएगा इसका उपयोग करते कहाँ हैं। देखिए इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है ट्रांसपोर्टेशन में। जैसे आप मेट्रो वगैरह देखे होंगे, यहाँ पर जो उसकी पटरियाँ होती हैं वो स्टेटर का काम करती हैं और जो होता है वो रोटर का काम करता है। तो उसमें ट्रेवलिंग फ्लक्स जनरेट होता है, इस प्रकार से वह आगे की तरफ मूव करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो होता है, जो आपका लीनियर इंडक्शन मोटर हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन में इसका उपयोग होता है। और स्लाइडिंग डोर में, जो स्लाइडिंग डोर होते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। ऑटोमेटिक दरवाज़ों को बंद करने में भी होता है, लीनियर एसिलेटर में होता है, और होता है ट्रैवलिंग क्रेन्स में होता है और एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में होता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे जहाँ पर लीनियर इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। बस इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। ये चीज़ें आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको हम PDF व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर अपने भेज देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिखना अलग बात है, समझना अलग बात है। अगर आप समझ लेते हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी अपने शब्दों में आप लोग लिखिएगा। स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं कि स्टेपर मोटर होता क्या है। देखिए जो स्टेपर मोटर होता है यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिक मोटर होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेपर जो मोटर है इसमें वर्ड एक आया है स्टेप। यहाँ पर स्टेप का ही मेन मतलब है स्टेपर मोटर में। स्टेपर मोटर देखिए इसको इसलिए कहते हैं कि देखिए जैसे एक अगर आप एक नॉर्मल मोटर लेंगे, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया, 3 फेज इंडक्शन मोटर मान लीजिए हो गया,
तो ये क्या करता है, ये कंटिन्यूसली रोटेट करता है, मतलब लगातार रोटेट करता है। लेकिन जो आपका स्टेपर मोटर होता है वो एक स्टेप में रोटेट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेपर मोटर बोलते हैं। तो देखिए अगर लिखना हो तो स्टेपर मोटर क्या है, इसको लिखेंगे, यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिक मोटर होता है जिसका रोटेशन जो होता है छोटे छोटे स्टेप में होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेपर मोटर बोलते हैं। जबकि जब हम एक सामान्य मोटर को सप्लाई देते हैं, जैसे एक नॉर्मल मोटर हो गया, 3 फेज इंडक्शन मोटर या कोई भी डीसी मोटर ले लीजिए, तो जब क्या करते हैं उसको हम सप्लाई देते हैं तो उसका रोटर जो होता है लगातार रोटेट करता है। लेकिन जो स्टेपर मोटर होता है इसका रोटर जो होता है लगातार नहीं रोटेट करता है, और इस मोटर का प्रयोग जो होता है स्पेशल पर्पज के लिए किया जाता है, कुछ विशेष कार्य को परफॉर्म करने के लिए स्टेपर मोटर का प्रयोग किया जाता है। स्टेपर मोटर में क्या होते हैं, उसके स्टेटर में, उसके इनर पोर्शन में कुछ पोल्स होते हैं। तो स्टेपर मोटर जैसे यहाँ पर देखिए चित्र बना के दिखाते हैं इस प्रकार का, ये एक स्टेपर मोटर है मान लीजिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक स्टेपर मोटर है। स्टेपर मोटर में क्या होता है, एक ऐसे पोल बने होते हैं, जैसे 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, ये 4 पोल का एक स्टेपर मोटर है। तो स्टेपर मोटर के हम जिस पोल को हम सप्लाई देते हैं, तो जो पोल्स इसमें दिख रहे हैं आपको, इसमें हम जिस पोल को क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, वह पोल क्या होगा, एनर्जाइज होकर उस रोटर को घुमा देगा। ये बात आपको कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी अब कंस्ट्रक्शन के बारे में बताते हैं कि स्टेपर मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो जो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, जो स्टेपर मोटर हो गया, स्टेपर मोटर का कंस्ट्रक्शन जो होता है, जिस प्रकार से सभी मोटर के 2 मुख्य पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर, ठीक उसी प्रकार स्टेपर मोटर का भी 2 पार्ट होता है, स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। तो स्टेटर के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि देखिए जो स्टेटर होता है आपका, यह एक स्टेशनरी पार्ट होता है, मतलब यह मूविंग पार्ट नहीं होता है, स्थैतिक पार्ट होता है। इसके इनर पोर्शन पर पोल्स बने होते हैं और पोल्स के चारों तरफ कॉपर की बाइंडिंग की गई होती है। अब इस चित्र में आप लोग ध्यान से देखकर समझ लीजिए, स्टेटर वाला पार्ट ये है आपका, ये जो आपका स्टेटर वाला पार्ट है यह एक स्टेशनरी पार्ट होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है। इसके देखिए जी मान लीजिए ये इसका क्या है, स्टेशनरी, ये स्टेटर है आपका। इसके देखिए इनर पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये इनर पोर्शन पर क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, और पोल्स पर क्या होते हैं, बाइंडिंग की गई होती है कॉपर की। तो यहाँ पर देखिए जो स्टेटर होता है आपका, स्टेशनरी पार्ट होता है, इसके इनर पोर्शन पर पोल्स होते हैं और पोल्स की क्या की गई होती है, कॉपर की बाइंडिंग की गई होती है। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो आपका स्टेटर होता है, जैसे इस प्रकार से कुछ स्टेटर होता है, ये स्टेटर होता है, इसके इनर साइड पर क्या होते हैं, ऐसे पोल्स बने होते हैं, यहाँ पर पोल्स बने होते हैं, पोल्स पर क्या की गई होती है, वाइंडिंग की गई होती है। अब यहाँ पर अगर 4 पोल का स्टेटर है या 4 पोल का स्टेपर मोटर है, तो चारों वाइंडिंग को एक साथ हम सप्लाई नहीं देते हैं, चारों वाइंडिंग के लिए अलग अलग स्विच होता है। इन स्विच की सहायता से चारों वाइंडिंग को एक एक करके हम क्या करते हैं, एनर्जाइज करते हैं। स्टेटर वाले पार्ट को यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए। हमने बताया कि स्टेटर जो होता है स्टेपर मोटर का एक स्टेशनरी पार्ट होता है और इसके इनर पोर्शन पर पोल्स होते हैं। यहाँ पर 4 पोल आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 पोल आपको दिखाई दे रहे हैं, और चारों पोल पर क्या होती है, चारों पोल के चारों तरफ कॉपर की बाइंडिंग की गई होती है। और आपको इसमें बताया हमने कि जो चारों पोल होते हैं उसको एक साथ सप्लाई नहीं दी जाती है, एक एक करके सप्लाई दी जाती है। ऐसे यहाँ पर एक बार इसको एनर्जाइज करेंगे सप्लाई देकर, फिर एक बार इसको एनर्जाइज करेंगे, फिर एक बार इसको, फिर एक बार इसको। यहाँ पर स्विच दिखाए गए हैं आपको, जब आपको वर्किंग बताएंगे तो आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अभी हम केवल बात कर रहे हैं स्टेटर की। अभी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको बीच में जो है कुछ इस प्रकार से आपको रोटर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऐसे रोटर रहेगा। तो अभी आप इसको क्लियर समझे, स्टेटर जो होता है स्टेशनरी पार्ट होता है, इसके इनर पोर्शन पर क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, और जो पोल्स होते हैं उसके चारों तरफ कॉपर की बाइंडिंग की गई होती है। अब बात करते हैं स्टेपर मोटर के रोटर की। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये स्टेपर मोटर का रोटर है। स्टेपर मोटर का रोटर जो होता है एक परमानेंट मैग्नेट का बना होता है। यह परमानेंट मैग्नेट का बना होता है, कहने का मतलब इसकी पोलैरिटी जो होती है कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है। आप लोग एक मैग्नेट देखे होंगे, जब एक मैग्नेट देखते हैं तो इसमें देखेंगे उसमें N और S लिखा रहता है। N और S मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, मतलब कि निश्चित होते हैं, वो बदलते नहीं हैं। तो ठीक उसी प्रकार की मैग्नेट, मतलब कि जो इसका रोटर होता है स्टेपर मोटर का, उसका रोटर जो होता है परमानेंट मैग्नेट का बना होता है। और आप लोगों को पता है कि परमानेंट मैग्नेट का पोलैरिटी जो होती है कभी चेंज नहीं होती, मतलब कि जिस साइड N है वो नॉर्थ पोल रहेगा और साउथ पोल है तो वो साउथ पोल रहेगा। एक बात यहाँ पर और आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी स्टेपर मोटर बनाया जाता है तो उसमें स्टेटर में जितने पोल हैं, स्टेटर में देखिए 1 2 3 4, स्टेटर में 4 पोल हैं और रोटर में क्या है 2 ही पोल हैं।
कहने का मतलब कि जब भी मतलब कि स्टेपर मोटर बनाया जाता है तो ध्यान दिया जाता है स्टेटर में नंबर ऑफ पोल जो होते हैं रोटर की अपेक्षा अधिक होते हैं, समान कभी नहीं होंगे। जैसे इसमें मान लीजिए इसमें 4 पोल दिया गया है, इसमें भी 4 पोल दे देंगे तो इसमें लॉकिंग की प्रक्रिया हो सकती है, जो कि आप लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर के पहले चैप्टर में पढ़े होंगे। लॉकिंग, कॉगिंग, क्रॉलिंग ये क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिए कि जो स्टेपर मोटर होता है उसके स्टेटर के नंबर ऑफ पोल और रोटर के नंबर ऑफ पोल की संख्या इक्वल नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है? ताकि लॉकिंग की प्रक्रिया न होने पाए। और आपको बता दें जो आप लोगों के बुक में दिया गया है, जब आप बुक में कंटेंट देखेंगे तो उसमें 2 प्रकार का स्टेपर मोटर दिया है। तो एग्जाम में कौन सा लिखना है ये आपको बता देते हैं, और कौन सा ईजी होगा कोई सा भी आप लिख सकते हैं। देखिए जो स्टेपर मोटर होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिंगल स्टैक होता है, एक होता है मल्टी स्टैक। तो समझना कौन सा आसान है? सिंगल स्टैक को समझना आसान है, मल्टी स्टैक को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, दो इसमें देखिए जो जो अभी आपको हम बताएंगे, अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो सिंगल स्टैक रोटर के बारे में पढ़ रहे हैं, वो सिंगल स्टैक स्टेपर मोटर है। यहाँ पर हम सिंगल स्टैक रोटर पढ़ रहे हैं जिसका रोटर जो होता है परमानेंट मैग्नेट का बना होता है। अभी हमने आपको बताया ये स्टेपर मोटर का रोटर जो होता है परमानेंट मैग्नेट का बना होता है, और स्टेटर में जो होता है नंबर ऑफ पोल ज़्यादा रखते हैं और रोटर में नंबर ऑफ पोल कम रखते हैं। क्यों कम रखते हैं? ताकि लॉकिंग की प्रक्रिया न होने पाए। दूसरा जो आपका स्टेपर मोटर होता है, स्टेपर मोटर का रोटर जो होता है वो होता है मल्टी स्टैक रोटर जो होता है। मल्टी स्टैक का रोटर जो होता है इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है स्मॉल स्टेप के लिए। देखिए जो इसमें मल्टी स्टैक है, जो इसमें स्टैक की संख्या, जैसे कि मान लीजिए ये आपका स्टेपर मोटर है और इसमें देखिए जो मल्टी स्टैक होंगे, मल्टी स्टैक कुछ इस प्रकार से ऐसे होंगे। मल्टी स्टैक है तो यह क्या करेगा, स्मॉल स्टेप मतलब बहुत छोटे छोटे स्टेप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है, मोटर का स्टेटर और रोटर में नंबर ऑफ पोल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब आपको अच्छे से समझा देते हैं कि स्टेपर मोटर वर्क कैसे करता है। ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना, क्योंकि 4 स्टेप में इसका एक राउंड क्लियर होता है, मतलब एक चक्कर लगाता है। तो चारों स्टेप को ध्यान से समझना होगा कि जो स्टेपर मोटर का परमानेंट मैग्नेट मतलब रोटर जो होता है वो किस प्रकार से एक एक स्टेप को रोटेट करता है। तो सबसे पहली बात आप लोग ये जान लीजिए कि स्टेपर मोटर जो होता है एक टाइप का डीसी मोटर है। तो आप लोग इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में पढ़े होंगे डीसी मोटर क्या है, उसका वर्किंग क्या है, तो कुछ इसी प्रकार से इसका वर्किंग होता है। तो स्टेपर मोटर एक डीसी टाइप मोटर है, तो इसमें हम डीसी सप्लाई देते हैं। अब आपको चित्र की तरफ ले सकते हैं, बिना चित्र की सहायता से आप नहीं समझ पाएंगे। इस चित्र को आप लोग देखिए और इसी में ही हम स्टेपर मोटर की वर्किंग को समझा देंगे। तो देखिए एक प्रकार का है स्टेपर मोटर है जिसमें 4 पोल स्टेटर के हैं और 2 पोल रोटर के हैं। और जो स्टेपर मोटर है उसके स्टेटर के इनर पोर्शन पर पोल्स हैं, 4 पोल्स हैं और चारों पोल की बाइंडिंग की गई है। और जो आपका रोटर है वो परमानेंट मैग्नेट का बना है, इसकी पोलैरिटी जो है वो कांस्टेंट है। और सभी पोल को सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया है। मान लीजिए ये ए वाला कॉइल है, ये बी कॉइल है, मतलब कि इसी प्रकार से नाम दिए गए हैं, ए कॉइल, बी कॉइल, सी कॉइल, डी कॉइल, और इसी हिसाब से स्विच भी है। तो पहले क्या करेंगे, पहली स्थिति में जो स्विच ए है उसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने का मतलब स्विच ओ को क्लोज करेंगे, क्लोज करने का मतलब स्विच ऑन हो जाएगा, मतलब करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ से जब हम स्विच को ऑन कर देंगे तो करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रॉपर्टीज़ है कि जहाँ से करंट मतलब एंटर करता है वहाँ पर नॉर्थ पोल बनता है, और जहाँ से करंट बाहर निकलता है उसे साउथ पोल बोलते हैं। मतलब इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल बन जाएगा। जब इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल बन जाएगा तो मान लीजिए कि जो आपका रोटर है वो कुछ इस कंडीशन में, रोटर जो है आपका कुछ इस कंडीशन में है। तो जब आपका रोटर इस कंडीशन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर साउथ पोल बना है, इधर नॉर्थ पोल बना है। तो आप जानते हैं जो एक परमानेंट मैग्नेट होता है साउथ और नॉर्थ, मतलब कि साउथ और नॉर्थ, एन और एस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब कि साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है, तो इसको जब अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे मतलब जो आपका एन और एन जो ऐसे इस प्रकार से दिख रहा है यहाँ पर, ये कुछ रोटेट करके कुछ सीधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर तिक्का दिख रहा है ऐसे सीधा हो जाएगा। तो मतलब क्या करेगा, एक स्टेप इसको रोटेट कर दिया। अब यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से समझा देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो जो एन और एस था मतलब जो यहाँ से घूम के ऐसे हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो दूसरा वाला कॉइल था, मतलब कि इस कॉइल को, इसको छोड़कर हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए चित्र में ध्यान से देखिए, समझा रहे हैं आपको, यहाँ पर इसको सप्लाई दे रहे हैं। पहले स्थिति में क्या था, रोटर जो आपका था, रोटर कुछ मतलब कि रोटर जो था आपका कुछ ऐसे था, रोटर जो है कुछ ऐसे था। यहाँ पर क्या पोल बन रहा था, यहाँ पर एन बन रहा था, और जो यहाँ पर कॉइल जो आपका पोल था, स्टेटर का जो पोल था उसमें एस बन रहा था। तो इसको अट्रैक्ट कर दिया, जो अट्रैक्ट किया तो कुछ ये इस प्रकार से, कुछ ये इस प्रकार से हो गया। तो अब दूसरी स्थिति में क्या है, हम बी वाले कॉइल को एनर्जाइज करेंगे, मतलब सप्लाई देंगे। ये स्टेटर का पोल है, इसको जो सप्लाई देते हैं
तो यहाँ पर क्या होता है एन और एस मतलब आ जाते हैं। इधर करंट जिधर से करंट एंटर करता है उसे नॉर्थ पोल बोलते हैं, जिधर आउट होता है उसे साउथ पोल बोलते हैं। तो एन और एस आ गया, एन और एस के बीच क्या होगा, फिर से अट्रैक्शन होगा। तो जब यहाँ पर फिर से अट्रैक्शन होगा तो ये क्या होगा, जो ये ऐसे है इस कुछ इस प्रकार से है, ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा इतना, दूसरे स्टेप में इतना घूम जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरे वाले पोल को सप्लाई देंगे। जब तीसरे वाले पोल को सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, एस पोल बनता है, इधर एस पोल, इधर एन पोल, मतलब इधर साउथ पोल होता है, इधर नॉर्थ पोल होता है। तो एस और एन के बीच फिर से रिपल्सन मतलब अट्रैक्शन होता है, जिसको अट्रैक्ट करके इसको कैसे कर देता है, कुछ ही जब ये इस प्रकार से इसको क्या करेगा, कुछ इस प्रकार से कर देगा, जब इसको ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अब देखिए चौथे स्टेप में क्या होता है, चौथे स्टेप में वही प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है और ये इसी प्रकार से क्या होता है, एक एक स्टेप में रोटेट करता है। यहाँ पर 0 डिग्री रोटेट किया, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो ये इसका स्टेपर मोटर जो होता है यह एक छोटे छोटे स्टेप में रोटेट करता है। अब देखिए वर्किंग में आपको लिखना क्या है वो कंटेंट आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब कंटेंट के लिए जो आपको समझाए हैं अभी वही चीज़ लिखना है आपको। रोटर जो होता है परमानेंट मैग्नेट का होता है, अर्थात रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होती है। रोटर में एन और एस पोल होगा, आपको बताया रोटर जो यहाँ पर ऐसे दिखाए थे आपको, रोटर जैसे कुछ दिखाए थे, यहाँ पर एन और एस पोल होगा और स्टेटर के चारों पोल पर वाइंडिंग किया गया है। जो आपके यहाँ पर ऐसे स्टेटर दिखाए, ये ऐसे यहाँ पर स्टेटर के चारों पोल पर क्या की गई है, कॉपर की बाइंडिंग की गई है। इसके बाद देखिए आपको लिखना है कि स्टेपर मोटर में एक बार में एक ही पोल को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कि एक बार में एक ही पोल को सप्लाई देते हैं। वाइंडिंग को एक्साइटेड किया जाता है तो उसमें भी अपना फील्ड जनरेट होता है, अर्थात एन और एस पोल बन जाते हैं। एन और एस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जिससे रोटर क्या होता है, कुछ एंगल आपका घूम जाता है और जितना एंगल रोटर घूमता है उसी को क्या बोलते हैं, स्टेप एंगल या स्टेप कोण बोलते हैं। स्टेपर मोटर की देखिए रोटेटिंग करना इतना आसान नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर बता दिया गया है। इसके लिए अलग से कुछ डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है, जैसे पल्स जनरेटर या ड्राइवर सर्किट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से स्टेपर मोटर के जिस पोल को हम सप्लाई देते हैं वह पोल एनर्जाइज होकर रोटर को कुछ एंगल घुमा देता है, इसे ही स्टेप एंगल बोला जाता है। ये चित्र का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये चारों चित्र आप एग्जाम में बनाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। और पहला चित्र आपको दिखा देते हैं अभी समझने के लिए। ये भी चित्र आसान है, आप अगर चारों स्टेप नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको भी बना सकते हैं, वही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या दिखा गया है, सप्लाई दिखाया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, एप्लीकेशन की। जो स्टेपर मोटर होता है उसका यूज़ कहाँ होता है, तो स्टेपर मोटर का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है 3D पेंटिंग में। तो 3D पेंटिंग आपको बता दें कि जैसे स्टेपर मोटर हो गया एक छोटे छोटे स्टेप में रोटेट करता है, तो उसकी सहायता से हम 3D पेंटिंग भी बना सकते हैं। दूसरा टेक्सटाइल मशीन में, प्रिंटिंग प्रेस में, गेमिंग मशीन में, स्मॉल रोबोटिक्स में, CNC मिलिंग मशीन में, वेल्डिंग इक्विपमेंट में, मेडिकल इमेजिनरी मशीनरी में। तो स्टेपर मोटर एक स्पेशल टाइप का मोटर होता है, इसका प्रयोग कुछ स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस भी उसी प्रकार से, जैसे आपने बताया था कि रोबोटिक आर्म हो गया, तो किसी प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना है या सेट करना है, तो यह क्या करेगा, उतने ही एंगल पर बार बार रोटेट करेगा और उस प्रोडक्ट को जहाँ पर पहुँचाना होगा वो पहुँचा देगा। तो ये थे एप्लीकेशंस स्टेपर मोटर के। कंस्ट्रक्शन भी हमने आपको बता दिया और फिर वर्किंग और एप्लीकेशन तीनों चीज़ बता दिया। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। कंटेंट जो है ये आपको हम टेलीग्राम पर अपलोड कर। सर्वो मोटर होता है, यह एक प्रकार का स्पेशल मोटर होता है, जैसे आपका इंडक्शन मोटर हो गया, DC मोटर हो गया, ये सब मोटर हर जगह यूज किए जाते हैं, लेकिन यह मोटर किसी विशेष स्थान पर यूज किए जाते हैं। और देखिए जो इसका रोटर होता है किसी मतलब कि एक स्पेशल सिस्टम से बनाया जाता है ताकि यह एक स्पेशल कार्य को कर सके। तो सर्वो मोटर देखिए जो होता है वो एक प्रकार का स्पेशल पर्पस मोटर है, यह सर्वो मैकेनिज्म के हेल्प से ऑपरेट होता है, इसलिए इसे सर्वो मोटर कहते हैं। देखिए जो सर्वो मोटर होता है उसका वर्किंग वगैरह सब कुछ सेम होता है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है, सर्वो मोटर का जो वर्किंग होता है वो इंडक्शन मोटर की तरह होता है, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है मतलब कि जो इसका संरचना होता है यह इंडक्शन मोटर से थोड़ा अलग होता है। अब देखिए ये करता है, यह एंगुलर और डिस्टेंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। देखिए जो नॉर्मल मोटर होता है जैसे इंडक्शन मोटर हो गया, DC मोटर, इनके स्पीड वगैरह को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एंगुलर और डिस्टेंस को कंट्रोल करना उन सबसे मुश्किल है। तो जो सर्वो मोटर होता है इससे एंगुलर और डिस्टेंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो दिया है एंगुलर और डिस्टेंस से कंट्रोल करने का मतलब कि एक निश्चित दूरी, जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट यहाँ पर, जैसे कोई प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है किसी कंपनी में और उसको यहाँ पर ले जाना है, या फिर देखो तो ये क्या करेगा, जैसे रोबोटिक आर्म टाइप का होगा, आप यहाँ पर जो चित्र में दिखा रहे हैं उसको आप ध्यान से देख कर समझ सकते हैं। यह एंगुलर और डिस्टेंस को क्या करता है, इस पर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। और जो सर्वो मोटर जो होता है, सर्वो मोटर का प्रयोग हम किसी भी स्पेसिफिक टास्क को प्रिसाइज वे में
कंप्लीट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, ग्रेड प्रिसाइज होता है। तो सर्वो मोटर का प्रयोग हम किसी स्पेसिफिक टास्क को प्रिसाइज वे में कंप्लीट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था एक सर्वो मोटर के बारे में। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सर्वो मोटर के कितने प्रकार होते हैं और इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार होता है। एसी सर्वो मोटर जो होता है उसके टाइप्स पढ़ेंगे अब। तो सर्वो मोटर के दो टाइप्स होते हैं। तो वो टाइप किस बेसिस पर बांटा गया है, तो इनपुट सप्लाई, मतलब कि जो आप सप्लाई देंगे वो एसी सप्लाई देंगे या फिर डीसी सप्लाई देंगे, उसके आधार पर सर्वो मोटर को दो पार्ट में क्लासीफाइड किया गया है। पहला होता है कि अगर आप सर्वो मोटर को एसी सप्लाई से ऑपरेट कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे एसी सर्वो मोटर, और अगर इसको डीसी सप्लाई से यूज़ किया जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे डीसी सर्वो मोटर। तो आपके सिलेबस में जो दिया गया है वो है एसी सर्वो मोटर। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको एसी सर्वो मोटर ही लिखना है। बाकी यहाँ पर हम आपको एसी सर्वो मोटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशन बताएंगे। तो अब हम अगला टॉपिक हमारा पढ़ने के लिए एसी सर्वो मोटर क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो सर्वो मोटर होता है वो क्या होता है। सर्वो मोटर जो होता है एक प्रकार का, उसके पास ग्रेड प्रिसाइज का एंगुलर वेलोसिटी होता है। मतलब यह सर्वो मोटर जो होता है यह भी इलेक्ट्रिकल इनपुट लेता है और मैकेनिकल आउटपुट देता है। मैकेनिकल आउटपुट के रूप में ये क्या देता है, प्रिसाइज एंगुलर वेलोसिटी हमको प्रदान करता है। तो एसी सर्वो मोटर को अगर एसी सप्लाई से ऑपरेट किया जाता है तो वो एसी सर्वो मोटर कहलाता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा सर्वो मोटर जो सटीक कोड़ी वेग, मतलब प्रिसाइज कोड़ी वेग के रूप में यांत्रिक आउटपुट उत्पादन करने के लिए एसी इलेक्ट्रिकल इनपुट का उपयोग करता है, उसे हम एसी सर्वो मोटर के रूप में जानते हैं। कहने का मतलब जो आपका कोई ये एक प्रकार का सर्वो मोटर जो है एक प्रकार का मोटर ही है, तो यह क्या लेगा, इलेक्ट्रिकल इनपुट लेगा और हमको मैकेनिकल आउटपुट प्रदान करेगा। लेकिन सर्वो मोटर में क्या होता है, जो मैकेनिकल आपको आउटपुट प्रदान करेगा वह जो होता है प्रिसाइज एंगुलर वेलोसिटी के रूप में हमको प्रदान करता है। तो आप एसी सर्वो मोटर, सभी मोटर की तरह इस मोटर के भी मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला होता है स्टेटर और दूसरा रोटर। यहाँ पर एक एसी सर्वो मोटर का चित्र दिखाया गया है। सर्वो मोटर को हमने बताया दो मुख्यतः पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर और दूसरा रोटर। तो स्टेटर में क्या होता है, स्टेटर में दो प्रकार की वाइंडिंग प्लेस्ड होती है और ये दोनों वाइंडिंग जो होती है एक दूसरे से 90 अंश पर सेपरेट रहता है। एक मेन वाइंडिंग होता है, इसे फिक्स वाइंडिंग कहते हैं। दूसरा कंट्रोल वाइंडिंग होता है। मेन दोनों ही वाइंडिंग क्या होती हैं, एनर्जाइज होती हैं। तो उसके कारण यहाँ पर फेज डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि दोनों वाइंडिंग जो होती है, मतलब कि मेन वाइंडिंग और कंट्रोल वाइंडिंग, ये दोनों वाइंडिंग जो है ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर सेपरेट होते हैं। इसके वजह से रोटर के ऊपर एक टार्क क्रिएट होता है। अब बात करते हैं इसके रोटर वाले पार्ट का। तो इसमें जो आपका एसी सर्वो मोटर होता है, इसमें दो टाइप के रोटर का प्रयोग होता है। पहला होता है स्क्वायरल केज रोटर और दूसरा है ड्राई कप रोटर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सर्वो मोटर का वर्किंग किस प्रकार से होता है। वर्किंग ऑफ एसी सर्वो मोटर। मोटर का शाफ्ट जो होता है वो रिडक्शन गियर बॉक्स से जुड़ा होता है। यह मोटर के आरपीएम को रिड्यूस करता है। गियर बॉक्स का जो शाफ्ट है वह मोटर का शाफ्ट होता है और गियर बॉक्स के आउटपुट शाफ्ट के साथ इनकोडर और पोटेंशियोमीटर कनेक्ट रहता है। पोटेंशियोमीटर का आउटपुट कंट्रोल सर्किट से कनेक्ट होता है। मोटर का इनपुट वायर कंट्रोल सर्किट से कनेक्ट रहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक क्लोज लूप सिस्टम बन रहा है। अब हम समझेंगे कि सर्वो मोटर ऑपरेट कैसे होता है। सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है। देखिए माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल सर्किट को एक सिग्नल मिलता है और यह सिग्नल PWM के फॉर्म में होता है। यहाँ पर यह कंट्रोल सर्किट जो है PWM सिग्नल को डिकोड करके ये पता करता है कि मोटर को कितने एंगल पर रोटेट करना है। मोटर को कंट्रोल वाइंडिंग जो होती है कंट्रोल सर्किट से कनेक्ट होता है। तो कंट्रोल सर्किट से मिलने वाला वेरिएबल इनपुट के अनुसार रोटर उतना एंगल पर क्या करता है, रोटेट करता है। रोटर के साथ उसका आउटपुट शाफ्ट भी रोटेट करता है और रोटर के साथ इसका आउटपुट शाफ्ट भी रोटेट करता है। और इसके शाफ्ट से कनेक्ट इनकोडर कंट्रोल सर्किट को फीडबैक सिग्नल सेंड करता है। जैसे ही कंट्रोल सर्किट को फीडबैक सिग्नल मिलता है तो रोटर को उतना एंगल पर यह स्टॉप कर देता है।
एंड अगेन जब माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल सर्किट को कोई सिग्नल मिलता है तो यही सेम प्रोसेस परफॉर्म होता है एंड रोटर को रिक्वायर्ड एंगल पर रोटेट कराता है। कहने का मतलब ये जो मोटर होता है सर्वो मोटर, इससे अगर हम चाहते हैं कि यह मोटर 20 डिग्री एंगल पर रोटेट करे तो यह 20 डिग्री पर रोटेट करेगा, इसके बाद यह रुक जाएगा। जब तक रुका रहेगा तब तक माइक्रो कंट्रोलर से कोई सिग्नल इसे प्राप्त न हो जाए। तो इस प्रकार से सर्वो मोटर ऑपरेट होता है। इसके पास ग्रेट प्रिसाइज का मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी होता है, मतलब किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकता है, इसलिए इसका प्रयोग जो होता है बहुत से स्थानों पर किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो आपका ये सर्वो मोटर होता है इसका एप्लीकेशन से क्या क्या है। सर्वो मोटर जो होता है आपका वो यूज किया जाता है रडार सिस्टम एंड प्रोसेस कंट्रोल में। सर्वो मोटर का प्रयोग किया जाता है रडार सिस्टम एंड प्रोसेस कंट्रोलर में। दूसरा पॉइंट है सर्वो मोटर का प्रयोग कंप्यूटर एंड रोबोटिक्स में किया जाता है। सबसे ज़्यादा रोबोटिक में आप देखे होंगे सर्वो मोटर का प्रयोग, जैसे कोई स्थान पर किसी स्थान पर कोई भी चीज़ उठा के रखना हो तो वह उतने एंगल पर ही क्या करेगा, रोटेट करेगा। और सभी प्रकार के मशीन टूल्स में सर्वो मोटर का प्रयोग होता है। सर्वो मोटर जो होता है ट्रैकिंग एंड गाइडेंस सिस्टम में भी प्रयोग होता है। सर्वो मोटर का प्रयोग इंडस्ट्रियल ड्राइव, मोशन कंट्रोल, ऑटोमेशन आदि जैसे कार्यों में सर्वो मोटर का प्रयोग होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि सर्वो मोटर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशन। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि पिछली बार जो कोई एग्जाम हुआ था आपका ये इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड का, उसमें पूछा गया था स्टेपर मोटर के बारे में। तो इस बार सर्वो मोटर के बारे में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर हमने जो भी आपको समझाया है वो कंटेंट आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे।